भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि कोई ये नहीं बताता कि मौलाना आज़ाद वो शख्स थे जिन्होंने हमेशा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के खिलाफ साजिशें बुनी। सरदार पटेल जब तक जीवित रहे, मौलाना आज़ाद उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते रहे। मुस्लिम तुष्टीकरण का बीज बोने के लिए मौलाना आज़ाद ने हमेशा सरदार पटेल को एक खलनायक के तौर पर पेश किया। मौलाना आज़ाद पर इतना बड़ा आरोप मैं ऐसे ही नहीं लगा रहा हूँ। खुद मौलाना आज़ाद ने अपनी मशहूर किताब इंडिया विंस फ्रीडम में सरदार पटेल के खिलाफ जहर उगला है। इस किताब का हिंदी अनुवाद आज़ादी की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है और मैं आज इसी के जरिए बेनकाब करूंगा मौलाना आज़ाद के उन षड्यंत्रों को जो उन्होंने सरदार पटेल के खिलाफ रचे थे। सरदार पटेल के ऊपर बनाई जा रही इस खास सीरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कैसे आज़ादी के बाद देश के ज़्यादातर मुसलमान सरदार पटेल को अपना दुश्मन समझने लगे थे और इसीलिए इनमें से कुछ मुसलमानों ने सरदार पटेल की हत्या की कोशिश भी की थी। दरअसल सरदार पटेल के लिए मुसलमानों की इस नफरत के पीछे मौलाना आज़ाद की साजिशों का भी बहुत बड़ा हाथ था। सरदार पटेल के खिलाफ मुसलमानों ने जो मोर्चा खोला था उसके मास्टरमाइंड दरअसल मौलाना आज़ाद ही थे। दरअसल आज़ादी के बाद जब दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में दंगे फैले तो मौलाना आज़ाद ने इसके लिए सरदार पटेल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। दिल्ली दंगों को लेकर मौलाना आज़ाद की क्या सोच थी, इसका पता उनकी किताब इंडिया विंस फ्रीडम पढ़कर लगाया जा सकता है, जिसका हिंदी अनुवाद आज़ादी की कहानी इस वक्त मेरे हाथ में है। इस पूरी किताब में आज़ाद ने दिल्ली दंगों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही पीड़ित बताया है। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 205 पर लिखते हैं कि जब देश का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ तो ये सांप्रदायिकता का जहर सेना में भी फैल गया। दिल्ली में अधिकतर सैनिक हिंदू या सिख थे। दिल्ली के करोल बाग, लोधी कॉलोनी, सब्जी मंडी और सदर बाजार में मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी। इन सभी इलाकों में जान माल का खतरा था। मौजूदा हाल में यह संभव नहीं था कि उन्हें पूरी सैनिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। एक समय स्थिति इतनी खराब हो गई कि कोई भी मुसलमान रात में इस भरोसे के साथ नहीं सो सकता था कि वो सुबह तक जिंदा रह पाएगा। मौलाना आज़ाद ने यहाँ दो बड़े झूठ बोले हैं। पहला तो ये कि दिल्ली में सिर्फ मुसलमान ही दंगों का शिकार नहीं बन रहे थे, बल्कि हिंदू और सिखों पर भी मुस्लिम बस्तियों में हमला हो रहा था। दूसरा झूठ ये कि मौलाना आज़ाद ने भारतीय सेना की धर्मनिरपेक्षता और उसकी निष्ठा पर आरोप लगाए जो कि पूरी तरह से बेबुनियाद थे। इतना ही नहीं, अपनी इस किताब में मौलाना आज़ाद ने यह भी जताने की कोशिश की है कि वो मुसलमानों के कितने बड़े मददगार साबित हुए। वो अपनी इस किताब के पेज नंबर 205 पर आगे लिखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपना सरकारी घर दंगा पीड़ित मुसलमानों के लिए खोल दिया था। वो लिखते हैं कि मैंने फौजी अफसरों के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों का दौरा किया। मैंने देखा कि मुसलमान अपनी हिम्मत खो चुके हैं और उनके अंदर ये भावना है कि कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। बहुतों ने मेरे घर में शरण मांगी। शहर के जाने माने धनी परिवारों के लोग मेरे पास आए। वो एकदम अनाथ से थे, बस उनके पास वो कपड़े बचे थे जो उन्होंने उस वक्त पहन रखे थे। मेरा घर जल्द ही इन मुसलमानों से भर गया और मैंने अपनी कोठी के अहाते में तंबू तनवा दिए। मौलाना आज़ाद की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने मुस्लिम शरणार्थियों के लिए अपने घर के सारे दरवाजे खोल दिए और उन्हें अपने यहाँ पनाह दी। लेकिन यहाँ ये सवाल भी उठता है कि ऐसी दरिया दिली उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले हिंदू और सिख शरणार्थियों के प्रति क्यों नहीं दिखाई? उन्हें अपने घर में जगह क्यों नहीं दी? क्या वो हिंदू और सिख बेसहारा नहीं थे? खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि कैसे दिल्ली में दंगों के दौरान कई मुस्लिम इलाकों में घरों से रात भर गोलियां चलाई जाती थीं। पुलिस ने ऐसे कई मकानों की तलाशियां भी ली जिनसे बड़ी मात्रा में बम, बारूद, स्टेन गन और वायरलेस ट्रांसमीटर तक मिले। पुलिस को अपने मुखबिरों से यह खबर भी मिली थी कि दिल्ली के कुछ मुसलमान
देश की कुछ प्रमुख इमारतों पर कब्जा करके बगावत करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मौलाना आज़ाद जैसे मुस्लिम नेता इस सच को झूठा साबित करने में जुटे थे और इसके लिए वो सरदार पटेल की नीयत पर शक करने से भी पीछे नहीं हटते थे। दिल्ली में जब एक मुस्लिम बस्ती में सरदार पटेल के आदेश के बाद छापा मारा गया तो उसमें पुलिस को बड़ी तादाद में हथियार मिले। इस घटना पर मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया मीन्स फ्रीडम के पेज नंबर 208 पर सरदार पटेल का मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि सरदार पटेल ने यह कहना शुरू कर दिया था कि शहर के मुस्लिम क्षेत्रों से घातक हथियार बरामद हो रहे हैं। उनका संकेत यह था कि दिल्ली के मुसलमानों ने हिंदुओं और सिखों पर हमला करने के लिए ये हथियार रखे थे और यदि हिंदू और सिख पहले हमला ना बोलते तो मुसलमानों ने उन्हें मिटा दिया होता। पुलिस को कुछ हथियार करोल बाग और सब्जी मंडी इलाके से अवश्य प्राप्त हुए थे। सरदार पटेल के आदेश से ये हथियार गवर्नमेंट हाउस लाए गए और हमारे देखने के लिए कैबिनेट रूम के आगे रख दिए गए। जब हम लोग रोजाना होने वाली बैठक के लिए जमा हुए तो सरदार पटेल ने कहा कि जो हथियार बरामद हुए हैं पहले उन्हें चलकर देख लिया जाए। हमने देखा कि वहां मेज पर दर्जन भर रसोई में काम आने वाले जंग लगे चाकू पड़े थे। कुछ लोहे की सलाखें और पाइप भी थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने इनमें से एक दो चाकू उठाकर देखे और मुस्कुराकर बोले कि क्या वो लोग ये सोचते हैं कि इन हथियारों से वो दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे। मौलाना आज़ाद यहां एक बार फिर झूठ बोलते हैं। उनके इस कथन को पढ़कर यह सवाल उठता है कि क्या सरदार पटेल इतने नासमझ थे कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन जैसी हस्ती के सामने इस तरह के छोटे मोटे हथियारों की नुमाइश करते, जबकि वो जानते थे कि माउंटबेटन न केवल दुनिया की सबसे ताकतवर फौज के वरिष्ठ सैनिक अधिकारी हैं बल्कि उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत का नायक भी माना जाता था। माउंटबेटन का पूरा जीवन हथियार और युद्ध के मैदान में गुजरा था। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने सरदार पटेल रसोई के चाकू रख देते और यह कहते कि देखिए ये खतरनाक हथियार मुसलमानों के घर से मिले हैं। खैर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सरदार पटेल के खिलाफ गांधी को भी भड़काते थे। वो आए दिन दिल्ली के मुसलमानों के साथ बिरला भवन पहुंचते और गांधी के सामने उन पर होने वाले अत्याचारों की कहानियां बड़ा चढ़ाकर सुनाते, जिसके बाद गांधी सरदार पटेल को जवाब तलब के लिए बुला लेते। ऐसी ही एक बैठक का जिक्र खुद मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में किया है। इस मुलाकात में नेहरू और आज़ाद भी मौजूद थे। इस बैठक में क्या हुआ इसे हम मौलाना आज़ाद के शब्दों में जानते हैं। मौलाना आज़ाद अपनी इस किताब के पेज नंबर 207 पर लिखते हैं कि गांधी जी ने सरदार पटेल से पूछा कि आप इस नरसंहार को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। पटेल ने गांधी जी को भरोसा देते हुए कहा कि आपको जो रिपोर्ट मिल रही है वो बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। तब जवाहरलाल नेहरू ने दुखी होकर कहा कि दिल्ली में जो स्थिति है उसे मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मुसलमान कुत्ते बिल्लियों की तरह मारे जा रहे हैं। मैं उन्हें नहीं बचा पा रहा। ये मेरे लिए शर्म की बात है। मेरी अंतरात्मा शांति से नहीं रह सकती है। मैं मुसलमानों को क्या उत्तर दूं? मौलाना आज़ाद की इस बात से ये बात साफ हो जाती है कि गांधी ने एक तरह से सरदार पटेल पर मुसलमानों के नरसंहार का आरोप लगाया और दूसरी बात यह सामने आती है कि नेहरू ने भी गांधी को यह बताने और समझाने की कोशिश की कि दिल्ली में मुसलमान कुत्ते बिल्ली की तरह मारे जा रहे हैं। अब आगे मौलाना आज़ाद अपनी इस किताब में लिखते हैं कि लेकिन सरदार पटेल की प्रतिक्रिया से हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिस समय दिल्ली में दिन दहाड़े मुसलमानों की हत्या हो रही थी तब उन्होंने बहुत शांत भाव से गांधी जी से कहा कि उन्हें जवाहरलाल की शिकायतें बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। मुसलमानों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। पटेल ने जवाहरलाल की इस शिकायत पर नाराजगी भी जताई। पटेल की इस बात पर जवाहरलाल अवाक बैठे रहे और फिर उन्होंने निराश होकर दुखी मन से कहा कि यदि सरदार पटेल की ये विचार हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। देश के इन चार बड़े नेताओं के बीच हुई इस पूरी बातचीत जानने के बाद यह साफ हो जाता है कि उस दौर में मुसलमानों की सुरक्षा के मुद्दे पर सत्ता के केंद्र में विभाजन हो चुका था। गांधी, नेहरू और मौलाना आज़ाद एक तरफ थे
वहीं दूसरी तरफ सरदार पटेल अकेले खड़े हुए थे, जिन पर यह इल्जाम था कि वो मुस्लिम विरोधी हैं और मुसलमानों को सुरक्षा देने में सरदार पटेल नाकाम साबित हो रहे हैं। सरदार पटेल की निष्ठा, ईमानदारी और काबिलियत पर इस तरह सवाल उठाना उनके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय था, जो अन्याय गांधी, नेहरू और मौलाना कर रहे थे। सत्ता के विभाजन की बात खुद मौलाना आज़ाद ने अपनी किताब में मानते हुए लिखा है कि गांधी जी अक्सर जवाहर, सरदार पटेल और मुझे बुला लिया करते थे और हमसे पूछते थे कि बताओ शहर में क्या हालात हैं। हम अपने अपने ढंग से घटनाओं का वर्णन करते थे और गांधी जी को यह जानकर दुख होता था कि हमारे बीच मतभेद हैं। ये सच है कि मेरे और जवाहरलाल के विचार एक जैसे होते थे, वहीं सरदार पटेल अपने जैसे विचार बना लेते थे। इस तरह हमारे रवैये में मतभेद था, जिसके कारण इसका असर स्थानीय प्रशासन पर भी पड़ रहा था। अधिकारी भी दो खेमों में बंट गए थे। एक बड़ा खेमा सरदार पटेल का अनुयायी था और वो लोग वही काम करते थे जिससे सरदार पटेल खुश हो जाएं। एक छोटा सा दल जवाहरलाल और मेरी ओर हो गया और यह दल जवाहरलाल के आदेशों का पालन करता था। सोचिए, देश और दिल्ली इतने बड़े संकट से गुजर रहे थे और मौलाना आज़ाद जैसे नेता सरदार पटेल के खिलाफ गुटबाजी में लगे हुए थे। उस दौर में मौलाना आज़ाद की इन साजिशों को सरदार पटेल के पर्सनल सेक्रेटरी और वरिष्ठ आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने अपनी आंखों से खुद देखा था। वो अपनी मशहूर किताब माई रेमिनिसेंसेस ऑफ सरदार पटेल के पेज नंबर 140 पर मौलाना आज़ाद की पोल खोलते हुए लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में एक मजबूत मुस्लिम लॉबी सक्रिय रूप से प्रचार में लगी थी। इन हालात में पंडित नेहरू और गांधी जी मुस्लिम हितों को अपने दिमाग में सबसे ऊपर रखने की सोच से नहीं बच पाए। ठीक उसी तरह से सरदार पटेल के लिए हिंदू और सिखों के रक्षक होने की सोच से बचना मुश्किल था। आईसीएस अधिकारी वी शंकर ने सही कहा था। जिस तरह से मौलाना आज़ाद ने साजिशें बुनी थीं, उसके बाद सरदार पटेल मुसलमानों को सच का आईना दिखाने के लिए मजबूर हो गए थे। खरी बात के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे सरदार पटेल ने मौलाना आज़ाद की मुस्लिम परस्त सोच को पूरे देश के सामने बेनकाब कर दिया था। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।